तो हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपके टेस्ट सीरीज 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें अब से न्यूमेरिकल भी, फिजिक्स का न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, दोनों तरीका का न्यूमेरिकल इसमें ऐड कर दिया गया और करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड कर दिया गया। और इसके साथ साथ मिला के 50 क्वेश्चन का ये एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस का, इसके अलावा स्टैटिक जीके का ये चलेगा। वो अभी फुल्ली तरीका से आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप डी के लेवल पर आधारित ये सीरीज चलने वाला है। लेकिन इसको आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा से आप जोड़ के दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि जीके तो हर सब्जेक्ट में, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, तो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए यह जरूरी है। और आने वाला खास करके एग्जाम जो बीएसएससी है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस आने वाला जीडी जो है, उसको लेके भी ये टेस्ट सीरीज खास होने वाला है। तो ये टेस्ट सीरीज को आप मिस ना कीजिए। केसरिया कंपटीशन क्लास का ये टेस्ट सीरीज हमेशा जब भी आता है तो वो निश्चित देखने का प्रयास करें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने का प्रयास कीजिए या खुद से भी सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। क्लियर? तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं केसरिया कंपटीशन क्लास का, इस मोटो के साथ कि हमारी परिस्थिति हमारा मोटिवेशन का काम करती है। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। राजपूत राजा थे, महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। यह जंतर मंतर है क्या? जंतर मंतर, यह जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर एक वेधशाला है, खगोलीय वेधशाला है, खगोलीय वेधशाला, खगोलीय वेधशाला है। और पूरे भारत में यह जंतर मंतर 5 शहरों में स्थापित किया गया है। वह 5 शहर कौन है? तो सबसे पहला शहर जो है वह दिल्ली, जहां जंतर मंतर की स्थापना किया गया था। दिल्ली में जंतर मंतर की स्थापना सन 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। दूसरा जो है वह जयपुर में, जयपुर में जंतर मंतर की स्थापना 1734 ईस्वी में किया गया था। और बाकी का 3 शहर वाराणसी, उज्जैन और मथुरा, ये तीनों में जंतर मंतर की स्थापना किया गया था सन 1748 ईस्वी में। क्लियर? सन 1748। तो दिल्ली में 1725 में, जयपुर में 1734 में, और वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में जंतर मंतर की स्थापना जो किया गया था वह सन 1748 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? सन 1748। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा जंतर मंतर भारत का कौन है, तो जयपुर का सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर में स्थित जंतर मंतर है। क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी आंख से 80 सेंटीमीटर की दूर रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। कहने का मतलब है दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, इसका मतलब उसमें कौन सा लेंस उपचार के लिए लगाया जाएगा? तो अवतल लेंस। क्लियर? अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब फोकस दूरी आपको दे दिया गया है 80 सेंटीमीटर। क्लियर? और वस्तु की दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। क्लियर? तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी यू बराबर आपका दिया हुआ है। वस्तु की दूरी यानी यू बराबर जो है वह आपको दिया हुआ है। क्लियर? दूर रखी वस्तु को, यानी वस्तु की दूरी, चूंकि न्यूनतम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अतः u बराबर 25 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके अलावा अगर देखेंगे तो लेंस सूत्र निकाल लेंगे। v बराबर हमारा दिया हुआ नहीं है, निकालना है तो लेंस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। लेंस सूत्र ज्ञात कर लेंगे, क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब 1/v तो निकालना है,
माइनस 1/u का मान हमारा दिया हुआ माइनस 25 सेंटीमीटर बराबर 1/80 हो जाएगा। 1/v का मान अगर हम निकालेंगे तो इधर लिखेंगे 1/80 अब प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 2000 हो जाएगा, 25 हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा। v बराबर आपका मान कितना आ जाएगा, तो माइनस 2000/55 आ जाएगा। क्लियर, v बराबर माइनस 2000/55 आ जाएगा। अब आपसे पूछता है कि लाने के लिए लेंस की क्षमता यानी आवर्धन निकाल लीजिए। आवर्धन बराबर क्या होता है, HI/HO यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का अनुपात होता है। अब देखेंगे दोनों का अनुपात माइनस में। अब दिया हुआ है आपका v, क्लियर, दिया हुआ आपका हाइट ऑफ इमेज निकल गया है, कितना निकल गया है, तो माइनस 2000/55 निकल गया है। क्लियर, अब बट्टा में आप हाइट ऑफ इमेज -25 लिख दीजिएगा, बट्टा में क्या है 1 है। क्लियर, अब ई वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यहीं पर बना देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2000/25। ई वाला अगर ले जाएंगे 55, सॉरी ये 55 हो जाएगा, और गुना में 1/25 हो जाएगा, अब -25 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसका अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो कैलकुलेशन में मान आ जाएगा 1.25, और ये माइनस वाला इधर माइनस लगा लेंगे, और आवर्धन चूंकि निकला है, क्षमता निकला है, तो इसको d से सूचित कर देंगे। अतः d बराबर निकल जाएगा, क्षमता बराबर -1.25d निकल जाएगा। क्लियर, आगे किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में, रामपुर के जिला है रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है, मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है। ध्यान देंगे कि हमारा यह अभी का हाल ही में कैवा स्वतंत्रता दिवस, 75वां स्वतंत्रता दिवस जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसी के तर्ज पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 75 सभी जिलों में, देश के सभी जिलों में, लगभग सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर का उद्घाटन किया जाएगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस है, अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, इसलिए अमृत सरोवर 75 अमृत सरोवर 75 गो अमृत सरोवर, क्योंकि 75वां स्वतंत्रता दिवस है, 75 अमृत सरोवर की स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया, जो रामपुर के पटवाई में किया गया है, यूपी में। क्लियर, देख लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए अमृत सरोवर है, अमृत सरोवर ग्राम पंचायत आपका पटवाई हो गया, यूपी में पड़ता है, और ये आपका अमृत जलाशय है या सरोवर है, और ये अब्बास नकवी को आप देख रहे हैं। क्लियर, आगे महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु MG रनाडे को मानते थे। क्लियर, आगे साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो भारत पहली बार 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें जितने भी, जब इसकी स्थापना किया गया था तो इसकी स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में किया गया था इसकी स्थापना। और किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना किया गया था? तो कहेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन थे। इसकी स्थापना सर जॉन
साइमन के द्वारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के द्वारा किया गया था। क्लियर, यहीं पर पीएम लिख लेंगे। सर जॉन साइमन की अगुवाई में किया गया था, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। लेकिन व्हाइट मैन कमीशन इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 7 सदस्यीय कमीशन था। 7 सदस्यीय, कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय कमीशन था, जिसकी और सातों के सातों अंग्रेज ही थे, जिस कारण से इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब देखेंगे इस साइमन कमीशन के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके तहत इस साइमन कमीशन को कहा किया जाता था, तो साइमन गो बैक का नारा दिया गया था भारतीयों के द्वारा। साइमन गो बैक का नारा भारतीयों द्वारा इसके विरोध में दिया गया नारा था। क्लियर है। अब इस साइमन कमीशन का विरोध भारत में 2 पार्टी ने नहीं किया था। वो दोनों पार्टी कौन था? जस्टिस एवं दूसरा जो पार्टी था यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी, ये दोनों पार्टी जो था वो साइमन कमीशन का विरोध भारत में नहीं करने वाले पार्टी के रूप में शामिल किया गया था। क्लियर है। अब देखेंगे पटना में इसका विरोध का नेतृत्व, बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पटना में साइमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है मगफूर अहमद आजादी को। मगफूर अहमद आजादी को जाना जाता है, जो पटना में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किए थे। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्लियर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता JL नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसी दिन 31 दिसंबर के दिन ही रावी नदी पर, अर्धरात्रि में रावी नदी पर नवगृहित तिरंगा झंडा को किसने फहराया था? JL नेहरू के द्वारा फहराया गया था। और उसी दिन अगले साल 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। और तब से परंपरा बन गया कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्लियर, आगे देख लेते हैं। वर्ष 1919 ईस्वी भारतीय इतिहास में संबंधित है किससे? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदला गया था 1912 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? 1919 ईस्वी में। इसके अलावा अगर यदि जो देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था यह जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू जो पंजाब के 2 किसान नेता थे, इनको रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था, याद रखेंगे 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून भी इसे रॉलेट एक्ट को कहा गया था। क्लियर, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जो किसी को संदेहास्पद की स्थिति में भी गिरफ्तार कर सकती थी, किसी भी भारतीयों को। तो इसके तहत सतपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में जलियांवाला नामक बाग में, कहा? जलियांवाला नामक बाग में जनसभा को संबोधित किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा। उसी समय जनरल R डायर, याद रखेंगे जनरल R डायर, जनरल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर, जलियांवाला बाग में मौजूद जितने भी व्यक्ति थे, सभी व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके तहत लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। और उस समय पंजाब का जो सेक्रेटरी था, पंजाब का राज्य सचिव जो था, वो जनरल O डायर था। क्या था?
राज्य सचिव उस समय था जनरल ओ डायर, लेकिन आदेश किसने दिया? जनरल आर डायर। खूब ये सब क्वेश्चन पूछता है कि आदेश, गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल आर डायर याद रखेंगे। उस समय पंजाब के राज्य सचिव कौन थे? जनरल ओ डायर थे। क्लियर। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो कमेटी बैठाया था वह कमेटी का नाम क्या था? हंटर आयोग। हंटर आयोग, हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखेंगे 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हंटर आयोग का गठन किया गया था। क्लियर। तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर कि 1919 ईस्वी से जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बायोगैस से चलने वाले गैस के पहले ईबी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? क्लियर। किस शहर में किया गया? मुंबई शहर में इसका उद्घाटन किया गया था। क्लियर। अब यह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो बना है तो उस स्टेशन में इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होगा वह कहां से आएगा? तो वह कूड़ा करकट जो फेंकाएगा उस कूड़ा करकट से बनाया जाएगा बायोगैस, और उसके तहत कुल 220 यूनिट का बिजली उत्पन्न किया जाएगा। 220 यूनिट का बिजली उत्पन्न किया जाएगा। क्लियर। दो 220 यूनिट का बिजली उत्पन्न किया जाएगा। और इसका उद्घाटन जो किया, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री, महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य उद्धव ठाकरे, आदित्य उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया। क्लियर। आदित्य उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये उद्घाटन करते हुए आदित्य उद्धव ठाकरे। वंदे मातरम के गीत के रचनाकार कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। थोड़ा सा देख लेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, जिन्होंने वंदे मातरम नामक गीत को लिखा था। इनके लिखे गए वंदे मातरम जो गीत है वह सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किस पुस्तक में? तो आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था यह वंदे मातरम। और यह गाना जो है, यह गीत जो है, सबसे पहली बार गायन किसके द्वारा किया गया था? गाया गया किसके द्वारा? गायन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे यवानंद नामक सन्यासी के द्वारा। यवानंद नामक सन्यासी के द्वारा इसे गाया गया था। याद रखेंगे कि इसका धुन किसने तैयार किया था? वंदे मातरम का धुन किसने तैयार किया था? यदुनाथ भट्टाचार्य की क्या धुन तैयार किया? तो वंदे मातरम गीत का धुन तैयार किया था। वंदे मातरम गीत जो है वह गायन का समय कितना है? गायन समय कितना है? तो 65 मिनट का समय है, 65 सेकेंड का समय है, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड, 65 सेकेंड इसके गायन की अवधि है। क्लियर। आगे पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार 24 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग के समक्ष पाकिस्तान, एक नए राष्ट्र पाकिस्तान के मांग का प्रस्ताव रखा था 24 मार्च 1940 ईस्वी में। अब देखेंगे
कि मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी का दिल्ली अधिवेशन फिर हुआ। 1940 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन हुआ। ध्यान रखेंगे, दिल्ली अधिवेशन हुआ था। इस दिल्ली अधिवेशन में अल्लाह बख्श खां के द्वारा अध्यक्षता जो किया गया था इस दिल्ली अधिवेशन की, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता, मुस्लिम लीग जो 1940 ईस्वी में हुआ था इसकी अध्यक्षता किया गया था वो अल्लाह बख्श के द्वारा किया गया था, जिसमें खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव रखा था। खलीकुज्जमान नामक मुल्ला ने पाकिस्तान नामक प्रस्ताव को रखा था मुस्लिम लीग के समक्ष, जबकि प्रस्ताव पारित किया किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने 24 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान शब्द को पारित कर दिया गया, पेश कर दिया गया और मांग रख दिया गया भारत के सामने। क्लियर? अब पाकिस्तान शब्द को देखेंगे। पाकिस्तान शब्द का गठन किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का प्रतिपादक थे। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस याद रखिएगा 23 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर? आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। कब? 28 दिसंबर के दिन। कब? 28 दिसंबर के दिन किया गया था। अब देखेंगे इस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एलन एक्टोबियन ह्यूम, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अब देखेंगे कहां किया गया? तो बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहां? याद रखेंगे कहां? तो बंबई में किया गया था। कहां किया गया बंबई में? तो बंबई के गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में ही यह कांग्रेस की स्थापना किया गया था। उस समय इस बंबई में गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में कुल सदस्य जो उपस्थित थे, सदस्य जो मौजूद थे वह कुल 72। कभी क्वेश्चन खूब पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 72 उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या मौजूद थी। इसके संस्थापक सचिव जो है वह A.O. ह्यूम, संस्थापक सचिव A.O. ह्यूम, महासचिव A.O. ह्यूम को बनाया गया था। और A.O. ह्यूम ने अध्यक्ष जो बनाया, पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को, पहला अध्यक्ष किसको बनाया? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। क्लियर? व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। केवल सीमांत गांधी के रूप में नहीं, इसके अलावा और भी याद रखेंगे। सरहदी गांधी, हिंदी में सरहदी गांधी। इसके अलावा याद रखेंगे बच्चा खान। इसके अलावा याद रखेंगे बादशाह खान। यह सभी नामों से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। देखेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 1890 ईस्वी में होता है और 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखेंगे 1930 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। क्लियर? और यही खुदाई खिदमतगार जो था वह लाल कुर्ती
दल यानी ये इसके जितने भी सदस्य थे वो लाल कुर्ती को धारण करते थे। लाल कुर्ती दल के नाम से भी खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है क्योंकि इसके सारे सदस्य लाल कुर्ती को धारण करते थे। क्लियर। अब खान अब्दुल गफ्फार खान का स्मरण ग्रंथ को याद रखेंगे। स्मरण ग्रंथ क्या था? माई लाइफ एंड स्ट्रगल। माई लाइफ एंड स्ट्रगल इनकी स्मरण ग्रंथ के रूप में है, जो बाद में 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्लियर। आगे, एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है। प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। देख लेंगे, बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। अवतल दर्पण जैसे ही आ जाएगा तो इसमें 6 पॉइंट को आप याद रखिएगा। 6 पॉइंट को। पहला पॉइंट में क्या याद रखना है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, क्या पर? अनंत पर रखा जाएगा वस्तु को, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। क्लियर। और जब फोकस पर बनेगा तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब। जब किसी चीज को फोकस करते हैं तो क्या, आप जैसे केंद्र को फोकस करेंगे तो यहाँ एक बिंदु दे देंगे, तो फोकस पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उल्टा और वास्तविक होगा, उल्टा एवं वास्तविक होगा। 6 परिस्थिति याद रखेंगे, जिसमें 5 परिस्थिति में आप उल्टा और वास्तविक ही याद रखेंगे। क्लियर। दूसरा परिस्थिति क्या होगा? जब वस्तु को आप फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब इस बार उल्टा अनंत पर बन जाएगा। क्लियर। इन्फिनिटी पर, अनंत पर बन जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होगा क्या भाई? तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वही उल्टा और वास्तविक बनेगा। क्लियर। तीसरी चीज को याद रखेंगे तो आप रखेंगे कि सेंटर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा? तो समान प्रतिबिंब, जैसा वस्तु होगा वो उतना ही बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। और उल्टा और वास्तविक बनेगा। क्लियर। चौथा जो है, अगर आप वस्तु को इन्फिनिटी यानी अनंत, इन्फिनिटी प्लस कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे, तो ऐसे स्थिति में फोकस प्लस वक्रता केंद्र पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा कैसा भाई? तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा छोटा। कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्लियर। 5वां चीज को ध्यान में रखेंगे, अगर आपने वस्तु को फोकस प्लस कर्वेचर यानी फोकस और वक्रता केंद्र पर रख दिया तो वस्तु कहां बनेगा? तो वस्तु आपका बनेगा अनंत पर, इन्फिनिटी पर, और कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच वस्तु बनेगा। और वह वस्तु कैसा होगा? तो वस्तु होगा बड़ा, वस्तु होगा बड़ा, और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगा। छठा और अंतिम चीज क्या याद रखेंगे कि जब वस्तु को आप फोकस और पोल पर यानी ध्रुव पर रख देंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, वह बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब होगा कैसा? तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। और यहां पर प्रतिबिंब जो होगा वह सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। केवल एक कंडीशन में बदल रहा है, देख रहे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो बस प्रतिबिंब जो होगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। क्लियर। कोई दिक्कत? यही छोबों को याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वह थे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल का प्रधानमंत्रित्व काल अगर यदि जो देख लिया जाए तो 1940 से लेकर 45 ईस्वी तक यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। क्लियर। यहीं पर पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, तो इनका कार्यकाल 1940 से 45 के बीच था, तो विंस्टन चर्चिल ही थे। देख लेंगे हेराल्ड विल्सन।
हेराल्ड विल्सन, इनका कार्यकाल, ये भी प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। 1964 से 70 तक हेराल्ड विल्सन रहे थे और बाद में एक बार फिर बने 1974 से 76 के दौरान। क्लियर? तो जो घटना हुआ था हेराल्ड विल्सन के समय में आ जाएगा। इसके अलावा याद रखेंगे एंथोनी ईडेन का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटेन का जो रहा था वह रहा था 1955 से 1957। क्लीमेंट एटली का जो प्रधानमंत्रित्व काल रहा था, क्लीमेंट एटली का, तो क्लीमेंट एटली जो थे वह भारत की आजादी के समय, जिस समय भारत आजाद 1947 ईस्वी में हुआ था, उस समय क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? श्रीरंगपत्तनम में अपनी राजधानी टीपू सुल्तान ने बनाई थी और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, हैदर अली का पुत्र था। क्लियर? हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान और उसी का उत्तराधिकारी बना था सन 1787 ईस्वी में। कितना में? 1787 ईस्वी में जब टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए, तब उसका उत्तराधिकारी हैदर अली 1787 ईस्वी में मारे गए, तो उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था और मैसूर का शासक बना था। श्रीरंगपत्तनम को अपनी राजधानी बनाया। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को ही जाना जाता है। क्लियर? टीपू सुल्तान का अगर वास्तविक नाम की चर्चा कर लेंगे तो इसका वास्तविक नाम था सुल्तान फतेह अली खान। सुल्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान का वास्तविक नाम था। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखित पुस्तक है। आगे बढ़ेंगे। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में क्या होगा? देखेंगे C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5 बराबर R/4। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो कोई भी इक्वेशन में आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी मान का। क्लियर? अब फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री दिया हुआ है तो इक्वेशन ये दोनों वाला लेंगे। सेल्सियस मान निकालना है तो सेल्सियस मान निकालना है तो सेल्सियस वाला ये है, फ़ारेनहाइट वाला ये है, तो C/5 ले लेंगे बट्टा बराबर F - 32/9 वाला इक्वेशन ले लेंगे। C का मान निकालना है हमें तो C का मान 5 रख दीजिए बराबर F का मान दिया हुआ है -40 डिग्री या -32 डिग्री बट्टा 9। -40 - 32 कितना हो जाएगा? C/5 बराबर -72/9, 9 8 72 और इस C का मान कितना आ जाएगा? 8 5 40 -40 डिग्री सेल्सियस तापमान। अतः आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे लाइफ डिवाइन किनके द्वारा लिखित पुस्तक है? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। आगे है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? याद रखेंगे 1 जनवरी 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र, कौन घोषणा पत्र? तो कहेंगे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था सन 1877 ईस्वी में और 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था या कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था महारानी विक्टोरिया को। आगे है कला की गंधार शैली का प्रचलन किसके समय में ज्यादा फली फूली थी? कुषाण के समय, कनिष्क के शासनकाल में कला की गंधार शैली का प्रचलन किया गया था। क्लियर? आगे देखें कौन सी युग्म गलत है इसमें से? तो पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत है, अल्लाह रखा खां तबला बजाते हैं, देबू चौधरी सितार बजाते हैं, MS सुब्बालक्ष्मी जो है बांसुरी नहीं बजाते हैं। MS सुब्बालक्ष्मी क्या है? कर्नाटक संगीत से MS सुब्बालक्ष्मी रिलेटेड है। भारत रत्न से सम्मानित है MS सुब्बालक्ष्मी। क्लियर? आगे है
विभिन्न राज्य में कौन उसके लोकप्रियता के नृत्य के रूप में आपको सजाना है। तो देखेंगे आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश का याद रखेंगे बुर्रा। असम का कौन है, बिहू। हिमाचल प्रदेश का कौन है, नट्टी। और राजस्थान का कौन है, घूमर। आपका ऑप्शन मिल जाएगा 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल सही है। भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मिक दोनों प्रकार की प्रणाली है, सही है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, सही है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होता है, जी नहीं, निचले सदन के द्वारा होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जी नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं किया जाता है, इलेक्टोरल कमीशन होता है, जो कि संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, चाहे तो राज्यसभा के सदस्य हो या लोकसभा के सदस्य हो, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। क्लियर। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बात असत्य हो जाएगा। क्लियर। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही बात है। आगे देख लेंगे, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज जो 632 मीटर लंबा है, वो कहां बनाया गया है। तो वो वियतनाम में बनाया गया है। कहां बनाया गया है, वियतनाम में बनाया गया है। क्लियर। अब देखेंगे आगे, वियतनाम में बनाया गया। और इस देख लेंगे, ध्यान देंगे, इस लंबा ये जो ब्रिज है, इसको नाम क्या दिया गया है, नाम क्या दिया गया है। तो नाम को याद रखेंगे, लंबा कांच ब्रिज को याद रखेंगे, बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल। बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल, इसका नाम दिया गया बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल है और 632 मीटर यह लंबा है। क्लियर। आगे बढ़े, ये है आपका बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल जो वियतनाम में है। आगे है, अगर कोई विधेयक, वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए, राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों तक यह रोक सकती है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 117 अनुच्छेद में किया गया है। क्लियर। आगे, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कहां लाया जा सकता है। भारतीय संवैधानिक संशोधन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। और अनुच्छेद 368 जो है वह कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्लियर। तो यह या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है संवैधानिक संशोधन विधेयक को। आगे है, निम्नलिखित उच्च न्यायालय में कौन से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय जो है, यह महाराष्ट्र के न्यायिक व्यवस्था को तो देखता ही है, इसके अलावा गोवा के न्यायिक व्यवस्था को भी महाराष्ट्र हाईकोर्ट देखता है। अतः 2 से अधिक केंद्र प्रदेश को महाराष्ट्र हाईकोर्ट देखता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, महाराष्ट्र हाईकोर्ट की स्थापना 14 अगस्त 1862 ईस्वी को किया गया था। 14 अगस्त 1862 ईस्वी को किया गया था। आगे है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसका निपटारा कौन करता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, कौन सा अधिकार नहीं देता है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, बहुमत दल के जो नेता होते हैं प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति करता है, नहीं करता है, इसका नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति को लागू कर सकता है। तीनों प्रकार के आपातकालीन को लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। क्लियर।
आगे भारतीय संविधान के लिए प्रथम संवैधानिक संशोधन कब किया गया था? 1921 ईस्वी में प्रथम संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसमें भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन पहला संवैधानिक संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर। आगे सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था। कब बन गया था? तो सिक्किम भारत का राज्य बन गया था। इसको वैधानिक दर्जा भी संगठक राज्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था। इस समय 35वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था वो 1974 ईस्वी में हुआ था, और इस समय सिक्किम को संक्षिप्त राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर। संक्षिप्त राज्य, इस समय सिक्किम को संक्षिप्त राज्य का दर्जा समाप्त करके, संक्षिप्त राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे संबद्ध राज्य बनाया गया था। संबद्ध राज्य बनाया गया था। क्लियर। तो भारत का यह संबंधित राज्य बन गया था 1974 ईस्वी में। लेकिन 36वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 ईस्वी को हुआ था, जिसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य शामिल किया गया। यह भारत का 22वां राज्य के रूप में 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत। लेकिन भारत का एक राज्य बनाया गया, संबंधित राज्य बना दिया गया 1974 ईस्वी में 35वां संवैधानिक संशोधन करके। क्लियर। आगे है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन वही अगर बात किया जाए सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में मात्रक ऊष्मा का क्या होता है? तो कैलोरी याद रखेंगे। क्लियर। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। आगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता यानी सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितना है? तो सैंक्शनड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वर्तमान समय में भारत का है 34। वर्तमान समय में 34। वर्तमान में कितना है? 34 है, जिसमें इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल करके। क्लियर। मुख्य न्यायाधीश को शामिल करके कुल 34 न्यायाधीशों की संख्या भी सर्वोच्च न्यायालय में है, जिसे ही सैंक्शनड स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। देखा जाए कैसे कैसे बढ़ा। 1956 की अगर बात किया जाए तो सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो थी वो 10 थी। 1960 ईस्वी में 13 हुई। 1977 ईस्वी में 17 हुई। सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो हुई वो 17 हुई। 1986 ईस्वी में 26 हो गई। 2008 में देखा जाए तो 31 हो गई। जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपका 34 है, जिसमें इंक्लूड सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके है। सरकार की पंचायती राज्य प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो यह सरकार की 3 श्रेणियां यहां पर मौजूद होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर 1 सबसे प्रमुख विशेषता है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा होता है? तो सबसे निकट स्थान होता है उत्तरी ध्रुव। सबसे निकट स्थान होता है उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली में। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के नजदीक में है। महासागर के तली में अब कितना गहराई में भाई? तो 4 किलोमीटर, महज 4 किलोमीटर की गहराई। क्लियर। केंद्र सबसे निकटतम है, 4 किलोमीटर वहां से नीचे चले जाएंगे तो पृथ्वी का केंद्र मिल जाता है। क्लियर है। जो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर है? तो दूरी पर याद रखेंगे, दूरी पर भी अगर याद रखना है तो याद रखेंगे 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहां से? पृथ्वी के केंद्र से इतनी दूरी पर आर्कटिक महासागर के तली में 4 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है। आगे ओजोन परत क्या बताता है? तो ओजोन परत बताता है कि पृथ्वी के सतह से 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल की परत में ओजोन परत पाया जाता है, जो समताप मंडल
स्ट्रेटोस्फेयर का हिस्सा होता है यह ओजोन परत। क्लियर? जो सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरण को अपनी ओर आकर्षित करके पृथ्वी को रक्षा कर लेता है, जिस कारण से ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है, सेफ्टी वॉल्व भी कहा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य को कितना समय का सेकंड लग जाता है? तो 8 मिनट का समय लग जाता है सूर्य को। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? तो फीट में याद रखेंगे। बड़ी लाइन, अब पटरी चलती है, जो ट्रेन चलती है भारत में, वो 3 प्रकार की गेज लाइन होती है भारत में। कौन कौन गेज लाइन होता है? तो पहला याद रखेंगे ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज। दूसरा याद रखेंगे मीटर गेज, और तीसरा याद रखेंगे नैरो गेज। यही तीनों प्रकार के गेज सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय ट्रेन को चलाने में किया जाता है। ब्रॉड गेज के दो पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वह 1.676 मीटर के बराबर होती है। इसी को अगर फीट में याद रखेंगे तो 5.498 फीट के बराबर होता है। क्लियर? लेकिन मीटर गेज में चलेंगे तो इसकी दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर के बराबर होती है। क्लियर? अगर फीट में इसकी बात करेंगे तो 3.28 फीट के बराबर इसकी दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। जबकि नैनो गेज जो होता है, नैरो गेज 0.610 मीटर के बराबर होता है, और फीट में अगर इसको याद रखेंगे तो लगभग 2 फीट के बराबर होती है दो पटरी के बीच की दूरी। क्लियर? तो आपसे बड़ी लाइन कह रहा है, बड़ी लाइन ब्रॉड गेज होती है, और मंझली लाइन मीटर गेज होती है, और नैरो गेज जो होती है वो छोटी लाइन होता है, जो पर्वतीय इलाकों में ये लाइन बिछाई जाती है रेल के लिए। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो स्थित है वो भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप टापू स्थित है। क्लियर है? और यह लक्षद्वीप जो है वह एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। प्रवाल निर्मित द्वीप का उदाहरण होता है। क्लियर? अब इस लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, लेकिन इन 36 द्वीप में मात्र 11 द्वीप ऐसे हैं जो मानव के रहने योग्य है, या मानव यहां पर निवास करता है। बाकी का 25 द्वीप पर मानव निवास नहीं करता है। अगर इस लक्षद्वीप का क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो 32 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है, और यह लक्षद्वीप जो होता है वह केरल हाईकोर्ट के अधीन आने वाला राज्य होता है। क्लियर? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस। गोबी मरुस्थल कहां स्थित है? मंगोलिया और चीन की सीमा पर। मंगोलिया एवं चीन की सीमा पर स्थित है, जिसका सर्वाधिक भाग मंगोलिया में स्थित है। तो मंगोलिया और चीन की सीमा पर गोबी मरुस्थल है, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर पंचायती राज्य व्यवस्था को भारत में 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्लियर? और इसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है? इस पंचायती राज्य व्यवस्था में विषय की संख्या कितनी है? तो विषय की संख्या है 29। क्लियर? इसे 73वां संवैधानिक संशोधन, 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को मिल गया था। क्लियर? पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को शामिल किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर के दिन शामिल किया गया था, JL नेहरू के द्वारा। क्लियर? स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो याद रखेंगे SBL, इसे याद रखेंगे स्वेज, भूमध्य और याद रखेंगे भूमध्य सागर, SBL भूमध्य सागर को लाल सागर, L से लाल सागर को जोड़ने का काम भूमध्य सागर करती है। तो भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है SBL।
सबसे अधिक तेल निर्यात देश कौन सा है? तो तेल निर्यात सबसे ज्यादा सऊदी अरब सबसे ज्यादा तेल निर्यातक देश होता है, जो पूरे विश्व का अकेले 16.1% तेल का निर्यात करता है। भारत के राजस्व का प्रधान स्रोत कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष कर, जो कि सबसे ज्यादा कौन होता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वह सबसे ज्यादा राजस्व का प्रधान स्रोत होता है, जो कि अप्रत्यक्ष। जीएसटी कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है, जिससे भारत सरकार को राजस्व जो होता है वह 33% राजस्व, कुल राजस्व का 33% राजस्व जीएसटी से प्राप्त होता है। दूसरे स्थान पर आता है कॉरपोरेट कर, यानी निगम कर, निगम या कॉरपोरेट याद रखेंगे, कॉरपोरेट दूसरा स्थान आता है, और इससे भारत सरकार को 27% का राजस्व की प्राप्ति होती है। तीसरे स्थान पर आता है आयकर, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पर आयकर आता है। आयकर से भारत सरकार को 23% की राजस्व प्राप्ति होती है। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य इसमें से नहीं है? ध्यान रखेंगे, हम कई बार पढ़ा चुके हैं। 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में 3 पर 3 वर्ष का एगो पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। क्लियर? 3 पर 3 गो लगातार रहा था। 1951 से 56 पहला, दूसरा था 1956 से 61, तीसरा था 1961 से 66, और उसके बाद हमने कहा 3 पर 3, यानी 3 पर 3 साल का वो अवकाश काल रहा था, यानी 1966 से लेकर 1969 तक अवकाश काल रहा था। क्लियर? 3 पर 3, और उसके बाद 1969 से स्टार्ट हुआ तो 74 तक चला था, फिर 1974 से लेके 1978 तक रहा। क्यों? क्योंकि हमने कहा 4 पर 4, 3 पर 3, 4 पर 4, तो चौथी पंचवर्षीय योजना ये रही। चौथी पंचवर्षीय योजना 4 पर 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष का ही एक पंचवर्षीय योजना रहा, तो 74 से 78 तक। उसके बाद 1978 से 79 और 80 ये दोनों काल अवकाश काल रहा था, या इसी में वार्षिक प्लान का आयोजन किया गया था। क्लियर? और उसके बाद 80 का दशक पूरा रहा था। 1980 से 90 का दशक 5-5 वर्ष का रहा था, और उसके बाद 1990 से 92 तक अवकाश काल या वार्षिक योजना चला था, और 1992 से लगातार पंचवर्षीय योजना चलता आ रहा है। तो इसमें कौन सा छट जाएगा? प्रथम बिल्कुल सही है, द्वितीय 56 से 61 तक सही है, तृतीय 61 से 66 तक, चतुर्थ 66 से 71 तक। ये बात गलत है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो चली थी वह 1969 से लेके 1974 तक चली थी। क्लियर? भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? पहला फ्लो टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में खोला गया है। क्लियर? आगे है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। यह कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वह 17 से लेकर 28 मई 2022 को कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। क्लियर? और इसका पोस्टर जो था किस फिल्म को लगाया गया? इसका पोस्टर जो है वह अमेरिकी फिल्म द ट्रूमैन शो, द ट्रूमैन शो इसका पोस्टर के रूप में, अमेरिकी फिल्म है, ट्रूमैन शो को पोस्टर के रूप में लगाया गया था। भारत में दीपिका पादुकोण जो थी वो जूरी का मेंबर रही कांस फिल्म फेस्टिवल में, और भारत को इसमें कंट्री ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया। वायु में ध्वनि का वेग -10 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना हो सकता है या कितना होगा? तो आप जानते हैं कि वायु में ऐसे ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर? अब प्रत्येक डिग्री सेल्सियस तापमान में अगर वृद्धि होता है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि होता है, तो वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड वृद्धि कर जाती है। क्लियर?
लेकिन यहाँ तो माइनस में जा रहा है, इसका मतलब है 0.61 मीटर पर सेकेंड में कमी आ जाएगी। कितना तक? 10 डिग्री तक, और 1 डिग्री में कमी आ जाएगा तो इतना, तो 0.61 अगुने 10 डिग्री तक आ जाएगा, तो सोच के देख लीजिए कि कितना हो जाएगा। यानी लगभग जो होगा वह 6.1 मीटर पर सेकेंड की कमी आ जाएगी। तो 32 में से 6 को घटा दीजिएगा तो 325 मीटर पर सेकेंड जो होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका मान आ जाएगा। क्लियर? तो आज ये 50 क्वेश्चन का धारा प्रवाह टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। इसी के साथ आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। लेकिन आपसे अनुरोध इतना है कि इस टेस्ट सीरीज को पूरा का पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को हल करने का खुद से भी कोशिश कीजिएगा। चलिए, आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए और माता पिता का भी सम्मान कीजिए।